जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले विद्यार्थी होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बुक उनके पास होगा, क्योंकि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आपको सफलता अर्जित करनी है तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, या गणपति चंद्र का वैज्ञानिक इतिहास है, या गद्य साहित्य जो रामचंद्र तिवारी का है, या डॉक्टर नगेंद्र जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। ये कुछ मूल पुस्तकें हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये आपके समझ को एक कह सकते हैं ना कि एक आपको आधार देने वाले ऐसे रचना ग्रंथ है जो आप वन लाइनर टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो ये कहाँ से आए, कैसे आए, वो सब यहीं से आपकी समझ को विकसित करता है। अब देखिए, ये है आपको ये जो रचना है, मतलब कि यहाँ पे आपने देखा कि जितने भी किताबों का उल्लेख किया गया है, ऐसे वन लाइनर में आप जरूर पढ़ते होंगे, है ना, कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया, कब किया, किस लैंग्वेज में किया, कहाँ से लिया गया, वर्ण क्रम है, कितने कवियों का उल्लेख, ये सभी तो आप पढ़ते हैं। इसीलिए हमने एक अच्छा इनिशिएटिव ये लिया है कि जो आपने सरस्वती पांडे की बुक को आप जो है वन लाइनर फैक्ट में पढ़ते हैं, आप इसे समझने की कोशिश करिए कि ये पद्य वगैरह कहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं, क्योंकि सिर्फ इतना पढ़ने से आप असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट का जो ट्रेंड है एग्ज़ाम का, वो उतने से आप कह सकते हैं कि क्वालिफाई कर जाए, तो ये इस समय जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो आपको हम वन लाइनर फैक्ट भी यहाँ पे दिखाते चलेंगे कि देखिए ये मूल टेक्स्ट से कैसे यहाँ पे चीज़ों को लिया गया है, और जो जो चैप्टर हम कराते जाएंगे, तो आपने देखा होगा जो रामचंद्र शुक्ल का सीरीज हमने कराया उसको देख लीजिएगा। वहाँ पे हमने ये कराया था कि आपको मान लो हमने आदिकाल पढ़ाया, तो आदिकाल के साथ आदिकाल से जितने रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, जस्ट उसके बाद एक वीडियो अपलोड करके हमने सारे क्वेश्चन करा दिए। पर यहाँ पे हम नया एनसीईआरटी ले रहे हैं कि मान लीजिए हमने आपको आदिकाल पढ़ाया या भक्ति काल पढ़ाया, तो आदिकाल भक्ति काल का जो मूल पुस्तक है उससे जो हम अवधारणाएं, जो कॉन्सेप्ट, वो क्लियर कराने के साथ आपको जो ये वन लाइनर किताब पढ़ने में असुविधा होती है, इनको हम साथ में कराते चलेंगे। तो यहाँ पे आपको इस पूरी श्रृंखला से एक नहीं बल्कि दो पुस्तकें कवर होंगी। एक आपका मूल टेक्स्ट कवर होता जाएगा, साथ में एक जो लास्ट टाइम आप रिवीजन के पर्पज से कोई भी गाइड हिंदी का प्रयोग करते हैं वो भी आपका कंप्लीट होता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमने पद्य का ये पहले आपको दिखा दिया है कि इस तरीके से आपका ये कवर होता चलेगा। जितना हम आज कराएंगे लगभग उतना आपको वन लाइनर फैक्ट भी बताते चलेंगे, तो आपको इसको बिल्कुल अभी ध्यान नहीं देना है। आपको मूल पुस्तक पे आना है जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास है। डॉक्टर नगेंद्र संपादक हैं, सह संपादक इसके सुरेश चंद्र गुप्त हैं, मयूर पब्लिकेशन से। अब यहाँ पे देखिए, आजकल पुस्तक में से ये भी है, आपसे ये पूछा जाता है कि मान लो आपने किसी भी इंटरव्यू में आप बैठे, मैं उसी को मान के चल रही हूँ क्योंकि हरियाणा पीएससी का अगर आप देखें असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम में यूजीसी नेट का देते हैं, अलग अलग स्टेट के आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बैठेंगे, या हायर एजुकेशन में कहीं पे भी एक इंटरव्यू के लेवल पे अगर आप जाते हैं और पैनल में पैनलिस्ट आपसे पूछते हैं कि आपने डॉक्टर नगेंद्र का साहित्य का इतिहास पढ़ा या शुक्ल जी का पढ़ा, तो आप बताइए उसमें डॉक्टर नगेंद्र जी ने किस तरीके से रामचंद्र शुक्ल के जो भूमिका है उससे क्या अलग चीजें कही हैं, तो या डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक के बारे में आप क्या जानते हैं, ये सभी आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र ने एक बहुत बड़ी बात कही है, हो सकता है आपने पुस्तक पढ़ा भी हो और आपको ये पता ना हो कि जो डॉक्टर नगेंद्र जिसके संपादक है ये हिंदी साहित्य के इतिहास जो हमारे सामने ये बुक आया है, ये बेसिकली कोई एक रचना नहीं है कि इन्होंने पूरा इतिहास अकेले लिख दिया, बल्कि इन्होंने कहा कि ये जो इतिहास हम लिख रहे हैं ये एक संपादित ग्रंथ है जिसका संकलन अनेक लेखकों के सहयोग से हुआ है। यानी जो ये आप पढ़ने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सिर्फ इसके लेखक जो है डॉक्टर नगेंद्र जी नहीं है, बल्कि डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि संपादित ग्रंथ है जिसका संकलन अनेक लेखकों के सहयोग से हुआ है, और ये लेखक भी समान साहित्य दृष्टि से अनुप्रेरित किसी एक संघ के सदस्य न होकर अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, स्वतंत्र समीक्षक हैं। ये देखिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो ये मुझे भी बड़ा अद्भुत लगा कि जब हमने ऑनर्स में पढ़ा था तब मुझे इतना आइडिया नहीं था, और अभी ये समझ में आया कि ये तो बिल्कुल ही अलग किताब है। अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने दिया लेखक मंडल, और आपको लेखक मंडल में यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि इसको जो लिखा गया है, यानी एक पुस्तक का संकलन आपके सामने आया है, तो जो पर टॉपिक है, यानी इसमें किसी ने जैसे भोलानाथ तिवारी का, हम आगे हिंदी भाषा उद्भव और विकास तो ये कराएंगे, यानी भाषा से रिलेटेड जो है भोलानाथ तिवारी जी की पुस्तक है। गणपति चंद्र का आप देखते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। तो इस पूरे अगर आप देखें कि पुस्तक में
अलग अलग चीजों को अलग अलग लोगों ने लिखा है। यानी जैसे आदिकाल के बारे में हो गया, पूर्व पीठिका किसने लिखा, प्रेमाख्यान किसने लिखा, फिर डॉक्टर नगेंद्र ने इसकी भूमिका लिखी, हिंदी साहित्य का इतिहास की भूमिका, और जो पुनर्लेखन की समस्याएं हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने अपना योगदान इसमें दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे, पुनर्लेखन की समस्या लिखे, काल में इन्होंने काल विभाजन और नामकरण की बात की, और रीति काल की उपलब्धियां यहाँ तक ये भी दिया है कि किसने कितने पेज तक जो है अपना योगदान दिया है लिखने में। अब इसमें आपको बहुत बड़े बड़े जो स्वतंत्र समीक्षक इतिहासकार के नामों का उल्लेख है। देखिए, गणपति चंद्र गुप्त है, राम गोपाल शर्मा का उल्लेख है, परशुराम चतुर्वेदी ने भक्ति काल की पूर्व पोटिका लिखी है, तारकनाथ बाली ने लिखा, त्रिलोकीनाथ ने लिखा है, विजेंद्र स्नातक ने लिखा है, मनमोहन गौतम, महेंद्र कुमार, प्रेम प्रकाश गौतम, और डॉक्टर भगीरथ मिश्र है ना, मनोहर लाल गौड़, अम्बा प्रसाद सुमन, डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास और दूसरा इतिहास पढ़ते हैं ना, तो इन्होंने जो है डॉक्टर नगेंद्र वाले इस जो संपादकीय वाले पुस्तक में इसमें पूर्व पीठिका लिखा, किसका, आधुनिक काल का, छायावादोत्तर काल के गद्य साहित्य में जो भी विभाजन है उसको लिखा। हम रामचंद्र तिवारी का गद्य साहित्य पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे इस पुस्तक में आपको गद्य साहित्य के उल्लेख किए गए हैं, और द्विवेदी युग में जो गद्य साहित्य है उसका उल्लेख यहाँ पे रामचंद्र तिवारी जी ने किया है। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंघल, उमाकांत, डॉक्टर गोपाल राय, रामदरस मिश्र, डॉक्टर बाबूलाल स्वामी, महेंद्र चतुर्वेदी, श्री कृष्ण दत्त पालीवाल। अब यहाँ से आपने देखा ना कि ये कितने लोगों ने, मतलब ये आप एक नहीं वो पढ़ रहे हैं, इसमें कई लेखकों ने अपने विचार हर एक टॉपिक पे दिए, उसी का ये संपादित एक ग्रंथ है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपको कितनी नई दृष्टि प्रदान करने वाला है अगर आप इस संदर्भ में लेके पढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में संपादक का दायित्व बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि अलग अलग लेखक अपने क्षेत्र के बड़े विद्वान हैं, उनके अपने अपने नए शोध हैं, उनके परिणाम हैं, और ये सभी कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर अगर हिंदी के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ी रचना करते हैं तो ये अनेकता में एकता के सिद्धांत को प्रतिस्थापित करते हैं। और विभिन्न लेखकों की सामग्री में स्वभावतः विद्यमान भी अलग मतभेद भी होंगे, लेकिन इन सब से मतलब नहीं है। मतलब ये है कि गुण और परिमाण में समृद्ध निरंतर विकासशील हिंदी साहित्य का परिपूर्ण इतिहास तो कोई एक कृति लेखक ही लिख सकता है, लेकिन उसके अभाव में ये जो संकलन ग्रंथ भी है, ये शायद कुछ रिक्त पूर्ति आपके लिए करे, यानी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा ये पुस्तक और इस पुस्तक में लेखक मंडल का हमने नाम दिखा दिया कि ये है पूरा लेखक मंडल का। अब यहाँ पे देखिए जो आपका क्रम से है विषय अनुक्रम, यानी जब डॉक्टर नगेंद्र के आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, हम यही कहेंगे कि जब आपको हम ये जो पढ़ा रहे हैं इसको आप प्रतिदिन देखते रहिए, और अपने पास सरस्वती पांडे का और डॉक्टर नगेंद्र की किताब को रखिए। और हाँ, पीडीएफ जो है हम इसी के नीचे टेलीग्राम लिंक रहेगा, वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर देंगे, जिसके पास नहीं होगा वो पीडीएफ से भी पढ़ सकता है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको ये करना है कि दोनों पुस्तकें अपने साथ रखनी है, और अगर आपको हिंदी साहित्य की यात्रा को समाप्त करना है तो बहुत ही आपको सुविधाजनक तरीके से हो जाएगा। अब ये है कि टीजीटी, पीजीटी, जो एलटी ग्रेड हो, हायर एजुकेशन से रिलेटेड हिंदी के कोई भी एग्जाम हो, आपको ये समान दृष्टि से उपयोगी मिलेगा अपने लिए। देखिए, पूरे जो आपके डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है, उस पुस्तक के सबसे पहले हम आपको इससे अवगत करा देते हैं कि जो ये क्रम से अगर दिया है विषय अनुक्रम, यानी क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना, ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ हमें ये चीज़ें पढ़नी है। तो ये विषय अनुक्रम, पहले सबसे पहले क्या दिया गया है, भूमिका। हम एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी ही दिखाएंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें आराम से करेंगे, पर आपको एक पुस्तक शुरू से कैसे देख के और किस दृष्टि से पढ़ना चाहिए हम वो पूरी चीज़ें कराएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास किताबें नहीं होती, वो मूल टेक्स्ट का अध्ययन नहीं करते, जबकि बहुत ज़रूरी है अध्ययन करना। अब यहाँ पे जैसे ही आप किताब खोलेंगे तो भूमिका, हमने पहले ही बताया कि इसकी भूमिका किसने लिखी है, भूमिका लिखी है डॉक्टर नगेंद्र स्वयं। तो भूमिका तो बहुत इंपॉर्टेंट है किताब का पढ़ना। इसके बाद जो हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे विकसित हुआ है हिंदी भाषा, उद्भव, विकास और स्वरूप, इसके बारे में बात की गई है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास और फिर समस्या क्या है, उद्भव, विकास और स्वरूप, ये पहले 2 चैप्टर हैं। इसके बाद देखिए सबसे पहले पहले खंड में बांटा गया है, और पहले खंड में इन्होंने पूर्व पीठिका तथा आदिकाल बांटा है। पूर्व पीठिका, आदिकाल क्या है, और जब हम पढ़ते हैं कि पूर्व पीठिका का क्या मतलब है, तो इन्होंने सबसे पहले आपको बताया है कि जैसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, तो आपसे कोई भी पूछ सकता है ना कि आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को इतने लोगों से पढ़ा है, उसका अर्थ क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास का मतलब क्या होता है, उसका स्वरूप क्या, उसका पैटर्न क्या है, ये इतिहास लिखने का जो दृष्टिकोण रहा है, हमारा भारतीय दृष्टिकोण क्या रहा है, और हमारा जो पाश्चात्य है, वेस्टर्न जो एजुकेशन, वेस्टर्न लिटरेचर का कितना प्रभाव पड़ा, वो क्या है। यह साहित्य को लिखते हैं तो एक कोई ना कोई दर्शन होना चाहिए, तो साहित्य का दर्शन क्या है,
इनके अलावा साहित्य इतिहास और साहित्य आलोचना का क्या मतलब है, साहित्य इतिहास क्या होता है, आलोचना क्या होता है, उसकी परंपरा क्या है, साहित्य इतिहास का आधार क्या है, काल विभाजन और नामकरण क्या है। इतना करने के बाद आप अध्याय 2 पे आते हैं। जब आप पूरे साहित्य के मतलब को समझ लेते हैं, तब यहाँ से आप आते हैं जो आदिकाल का शुरुआत होता है। आदिकाल में पहली रचना क्या है, कौन है, पहला कवि कौन है, कब से शुरू हुआ, आदिकाल का सीमांकन क्या है, आदिकाल में नामकरण कैसे किया गया, आदिकाल का पूरा परिवेश कैसा रहा, फिर आदिकाल में ही जो अपभ्रंश साहित्य आता है, उस साहित्य के पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही, उसका जो है प्रभाव क्या पड़ा हमारे यहाँ पे, फिर आदिकाल की उपलब्ध सामग्री कहाँ से मिला, फिर आदिकाल में ही आप देखते हैं कि जो सिद्ध साहित्य हम पढ़ते हैं, जैन साहित्य पढ़ते हैं, नैष साहित्य पढ़ते हैं, तो सिद्ध साहित्य में भी कौन कौन से बहुत प्रमुख कवि हुए हैं, जिनमें सरपा है, सबरपा है, द्वीपा है, डोम्बिपा है, कंडपा है, कुकुरिपा है। जैन साहित्य जब पढ़ेंगे तो शावकाचार्य, भारतेश्वर बाहुबली, चंदन बालारास, अस्तुली भद्ररास, रेवंत गिरिरास, रेमीनाथ, यानी किन जैन साहित्य में जो जैन साहित्यकार हैं, जो बड़े बड़े जिनका नाम उल्लेख किया गया कि इनके बारे में इसमें दिया है। नाथ साहित्य में आपको गोरखनाथ और अन्य कवियों के बारे में देखने को मिलेगा। इसी तरह जब आप रासो साहित्य में आएंगे तो खुमार रासो की चर्चा है, विशल देव की है, हमीर रासो की है, परमाल रासो की, पृथ्वीराज रासो की है। लौकिक साहित्य में आएंगे तो ढोला मारूरा दुहा, जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, वसंत विलास, खुसरो की पहेलियाँ। और जैसे ही गद्य साहित्य आएंगे, गद्य साहित्य में राहुल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। तो इन्होंने पूरा देखिए क्लासिफिकेशन कैसे किया है, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, यानी टोटल 6 साहित्य को तो डिवाइड किया, क्लासीफाई किया आदिकाल में। फिर आदिकाल अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर लास्ट में ये बताएंगे कि आदिकाल की उपलब्धियां क्या रही है। इस तरीके से आपका जो पहला खंड है उसमें पूर्व पीठिका और आदिकाल समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही हम आदिकाल समाप्त करेंगे पूर्व पीठिका के साथ, तो दूसरे भाग को हम कहते हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल में पूर्व मध्यकाल अथवा भक्तिकाल कहेंगे। और इसी तरीके से भक्तिकाल के बारे में पहले आपको अध्याय 3 से बताया जाएगा कि भक्तिकाल बेसिकली क्या रहा है, उसका सीमांकन क्या है ना, उसका परिवेश क्या रहा है। और हर एक चीज़ में आपको देखिए इससे ये भी पता चले, जैसे अभी क्या होता था कि भक्तिकाल आपने पढ़ लिया, आपको पता ही नहीं भक्तिकाल के पीछे आने का कारण क्या है। तो वो ज़रूरी है कि कारण क्या है, कैसे आया, सारी चीज़ें, तो उसकी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थितियों का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कैसे भक्ति आंदोलन उत्तर से दक्षिण गया, दक्षिण से उत्तर गया। फिर ललित कलाओं के बारे में दिया कि चित्रकला, संगीत कला, कुछ जानकारी दी है। फिर साहित्य असाहित्य का प्रश्न। और इसके बाद जैसे आपने आदिकाल में देखा कि 6 साहित्य को सिद्धनाथ, जैन, रासो, लौकिक में डिवाइड किया था, वैसे ही आप देखते हैं कि भक्तिकाल में किस तरीके से विभाजन किया गया है। तो एक तो भक्ति काव्य और लौकिक काव्य, और इसी में इन्होंने जो अध्याय 4 किया है। अब देखिए आपने भक्ति काल में देखा होगा कि एक सगुण धारा होता है, एक निर्गुण धारा होता है। और सगुण में भी आप देखते हैं कि राम जी होते हैं और कृष्ण जी होते हैं। निर्गुण में देखते हैं कबीर होते हैं, जासी होते हैं। तो इन्होंने जो अध्याय 4 का विभाजन किया है, इसको आप इसलिए भी ध्यान रखिए क्योंकि जब हमने रामचंद्र शुक्ल का सीरीज कराया था, वहाँ पे आपने देखा था रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रकरण में विभाजन किया था, और यहाँ पे इन्होंने अध्याय में विभाजन किया है। तो जो चौथा अध्याय है, सबसे पहले ये निर्गुण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? निर्गुण में। और निर्गुण में एक संत काव्य आता है, एक सूफी काव्य आता है। तो जब अध्याय 4 में आते हैं, पहले तो ये बताते हैं निर्गुण का मतलब क्या है, जरूरी है निर्गुण का क्या मतलब है। अब निर्गुण भक्ति के स्वरूप के बाद ये बताते हैं संत काव्य। और संत काव्य में आप देखते हैं कबीर आते हैं। तो संत काव्य में कि कहाँ से सामग्री मिली, है ना, क्या हुआ, उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण बताते हैं। और फिर ये कहते हैं कि निर्गुण कवि जो है, निर्गुण भक्ति धारा में जो जो कवि हैं जिनका यहाँ पे उल्लेख किया गया है, उनमें है रामानंद जी, कबीरदास, रैदास, नानक देव, जम्भनाथ, हरिदास निरंजनी, सींगा, लालदास, दादू दयाल, मलुकदास, बाबालाल, सुंदरदास, अन्य संत। इससे भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से कवि जो है संत काव्य धारा के आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कबीर, रैदास, नानक, जम्ब, हरिदास निरंजनी, सींगा, लाला, दादू दयाल। और ये एक सोचिए ना कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया गया, एक सिस्टमेटिक वे में कि जो है डॉक्टर नगेंद्र ने किस तरीके से इसको रखा है कि क्रम से कौन से कवि आएंगे। अब जब इन्होंने निर्गुण का मतलब समझा दिया, निर्गुण में कितने कवि हैं उनको बता दिया, अब ये बताया गया कि जो संत काव्य उनकी विशेषताएं क्या है, वहाँ पे रस, भाषा, अलंकार, इन सब के बारे में कैसा है। अब देखिए निर्गुण में दो जो है धारा आता है, एक संत का धारा आता है। जब संत को खत्म कर चुके हैं तो इसके बाद बात करते हैं सूफी धारा की।
और सूफी का मतलब पहले उसके अर्थ को बताएंगे, प्रेमाख्यानक काव्य कहाँ से उद्गम स्रोत क्या है, पहले कैसा था, क्या कुछ था इसके बारे में। इसके बाद उसके बारे में विशेषता बताएंगे, कैसे क्या क्या आया, हिंदी प्रेमाख्यानक का मतलब क्या है। फिर ये बताएंगे कि जो प्रेमाख्यानक, जैसे वहाँ में बताया कि कबीर जो है, जैसे कबीर है, रामानंद, रैदास, धन्ना पेपा, जितने भी लोग हैं, ऐसे ही जब ये प्रेमाख्यानक परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन और विकास करेंगे तो किनका किनका नाम उल्लेख है और किनके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। जैसे चंदायन, लखन सेन पद्मावती कथा, सत्यवती कथा, मृगावती, माधवानल कामकंदला गणपति, पद्मावत, मधुमालती, ढोला मारूरा दुहा, माधवानल कामकंदला चौपाई, रूप मंजरी, प्रेम विलास, प्रेम लता की कथा, चिताई वार्ता, माधवानल कामकंदला, चित्रावली, रसरतन, ज्ञानदीप, जान कबीर, नल दमयंती संबंधी प्रेमाख्यानक का। तो पूरे आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगी कि निर्गुण में ये आपको जो संत काव्य में क्या बताया जाएगा और सूफी काव्य में इतने लोगों की चर्चा की जाएगी। और यहाँ तक आप 162 पेज तक पहुँच चुके होंगे। इसके बाद जो है आपका, क्योंकि भक्ति काल तो सगुण भक्ति में आप देखिए तो सगुण भक्ति राम और कृष्ण में बटा है। तो राम और कृष्ण में सबसे पहले तो ये आपको बताएंगे कि अध्याय 5 जो शुरू होगा जिसमें सगुण भक्ति काव्य है, कि जो सगुण भक्ति काव्य वो कहाँ से आया, यानी अगर हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो ईश्वर की जो कल्पना है वो भक्ति का उदय कैसे हुआ, उसके अलग अलग रूप कौन है, वैष्णव भक्ति क्या है, और वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य में जैसे श्री रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, कौन कौन से लोग आते हैं, और भक्ति जो वैष्णव भक्ति इसका वैशिष्ट्य क्या है। इसके बाद राम भक्ति काव्य में बौद्ध और जैन ग्रंथों में राम कथा, दक्षिण के अलवारों में राम भक्ति, है ना, संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अभ्रंश साहित्य में राम कथा। यानी पहले तो ये बता दिया सगुण भक्ति जो है वो आया कहाँ, कैसे आया, उसका मतलब उसके प्रतिष्ठापक, भक्ति लाने वाले कौन कौन से प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, फिर इनमें किनका किनका उल्लेख किया गया है। फिर हिंदी राम काव्य में जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, सूफी काव्य में किन किन कवियों का उल्लेख किया गया है, ऐसे यहाँ पे देखिए तो हिंदी राम काव्य में ये स्वामी रामानंद की बात की गई है, फिर अग्रदास हैं, फिर ईश्वरदास हैं, फिर गोस्वामी तुलसीदास हैं, फिर नाभादास, केशवदास, सेनापति, राम भक्ति कवि, कृष्ण भक्ति कवि द्वारा प्रणीत राम काव्य। अब यहाँ पे आप देखिए तीसरा जो खंड है, जो तृतीय खंड है, जैसे पहला खंड आपने देखा तो पूर्व पीठिका और आदिकाल से संबंधित चीजों को इन्होंने बताया कि क्या है कैसे है। उसके आगे आपने देखा कि फिर द्वितीय खंड और तृतीय खंड में जो इन्होंने विभाजन किया है ये आपको समझने की जरूरत है, ताकि आप जो है इसको पढ़ें तो न्याय कर पाएं, अच्छे से आपको समझ में आए। तो प्रथम खंड में आपने देखा पूर्व पीठिका तथा आदिकाल से संबंधित सारी चीजों को आपको यहाँ पे, तो पूर्व पीठिका में इन्होंने आदिकाल अध्याय 2 तक कर दिया। फिर द्वितीय खंड शुरू हुआ भक्ति काल का, है ना, भक्ति काल में यहाँ अध्याय 3 से शुरू करके 3, 4 और अध्याय 5, और अध्याय 5 के बाद जो है यहाँ पे देखिए अब जो है दूसरा खंड होने के बाद जो तीसरा खंड है ना, वो तीसरा खंड आपका शुरू होता है क्या नाम है, रीतिकाल का। यहाँ पे हमने वो पेज लगाना हम भूल गए। जो तीसरा आपका खंड शुरू होगा बेसिकली वो तृतीय खंड होगा, जिसको कहेंगे उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल। हम बता दे रहे हैं, बस सुन लीजिए, बाद में हम उसको इंक्लूड कर देंगे जब हम आपको रीतिकाल पढ़ाएंगे तो एक बार फिर से दिखा देंगे कि क्या क्या आएगा। तो तृतीय खंड जो है शुरू होता है इनका अध्याय 9 से। अध्याय 9 से तृतीय काल मतलब उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल शुरू होता है, जिसमें वही अध्याय 9 में ये रीतिकाल के बारे में बताते हैं कि नामकरण कैसे रीतिकाल का हुआ, सीमांकन, परिस्थिति, फिर उसके पूरे परिवेश को बताते हैं, कैसी स्थितियां थी, राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सब। फिर रीतिकाल का मतलब आया क्या, रीतिकाल का अर्थ क्या होता है। और इसके बाद जो है यहाँ पे आपको रीति कवियों के वर्ग के बारे में बताते हैं कि कैसे जो है सर्वांग निरूपक कवि कौन कौन है, सर्वरस निरूपक रीति कवि कौन है, श्रृंगार रस निरूपक कवि है। और ऐसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, रीतिबद्ध कवि कौन है, रीति मुक्त कवि कौन है। इसके बाद आगे चल के जो रीतिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियों के बारे में बात किया जाता है, उसकी विशेषताओं के बारे में, और इस तरह रीतिकाल खत्म होता है। जब हम रीतिकाल वाला जो शुरू करेंगे आपको तो वहाँ पे अच्छे से दिखा देंगे, अभी तो हम एक सरसरी निगाह से आपको पूरा ही दिखा रहे हैं। और जो चौथा खंड है आपका आधुनिक काल, और आधुनिक काल शुरू यहाँ से होता है। आधुनिक काल में ये नामकरण, उपविभाग, परिस्थितियां बताते हैं, पूरा परिस्थिति बताते हैं, रीति का जो आधुनिक काल वो कैसे आया, है ना, उसके पीछे क्या क्या चीजें रही हैं, जागरण, भारतीय जागरण कैसे, पश्चिम को चुनौती क्या दी गई, मध्यकालीनता से आधुनिकता की ओर। इसके बाद देखिए आप समानता जब आदिकाल पढ़ते, आधुनिक काल पढ़ते हैं, आपके दिमाग में बस यही आता है कि भारतीय हिंदू काल, उसका क्या परिवेश है, उसकी परिवेश जो परिस्थितियां हैं उनके पीछे कौन से कारक जिम्मेदार रहे, ये सब चीज़ें तभी समझ में आता है जब हम कोई मूलभूत टेक्स्ट पढ़ते हैं।
तो इसमें सारी चीज़ों को आपको बताया गया, हम पूरे आपको इसको ऐसे समझाएँगे कि आपको एक साहित्य को लेके एक नवीन दृष्टि पैदा हो। सिर्फ़ आपको वन लाइनर फैक्ट नहीं पढ़ाएँगे, और वन लाइनर फैक्ट के लिए ही हमने आपको बताया था हर एक सीरीज़ में आपको जो भी चैप्टर कराया जाएगा, उसका हम टेक्स्ट से जो आपका गाइड होता है उससे वन लाइनर कराते जाएँगे, ताकि आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहें। लेकिन पूरे सीरीज़ को बहुत ध्यान से आपको सुनना है। अब यहाँ पे देखिए भारतेंदु युग, जिसको पुनर्जागरण काल कहते हैं, इसमें भारतेंदु पूर्व काव्य धारा, भारतेंदु युग का नवीन परिवेश, काव्य धारा में क्या क्या मतलब है, राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, काव्यानुवाद क्या होता है, भारतेंदु के प्रमुख कवि में कौन कौन आते हैं, तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण, प्रेमघन, प्रताप नारायण, जगमोहन, अंबिका दत्त, राधाकृष्ण, अन्य कवि। फिर मूल्यांकन किया गया है, और यहाँ से इसके बाद देखिए गद्य साहित्य पे आ गए हैं। एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, जब रामचंद्र शुक्ल जी का सीरीज करा रहे हैं उसमें आपने देखा कि गद्य साहित्य के बारे में उन्होंने नहीं जिक्र किया है। वो आधुनिक काल तक आते हैं, इसके पहले वो बहुत ही विस्तृत में सारी चीज़ों को बता चुके होते, क्योंकि आप देखिए 30 से 40 वर्ष पूर्व जब आपका लिखा गया था, वो लगभग 1929 में ही तो उन्होंने हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में ये लिखा, और हिंदी साहित्य का इतिहास आया, तो बहुत पहले का इतिहास है। इसीलिए हमको जो नए नए इतिहास ग्रंथ आते हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो गद्य साहित्य गद्य साहित्य में जैसे नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, आलोचना है, गद्य साहित्य के अन्य विधाएं, पद पत्रिका, इनकी जानकारी हमको कहाँ से मिलेगा? जो नए नए चीज़ें हुए, और आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। इसीलिए हमें ऐसे भी इतिहास को पढ़ना है जो हमें नवीन दृष्टि दे कि नया क्या हुआ है, इन जो है 100 सालों में, इधर बीच अगर आप उससे जोड़ लें तो करीबन 50 से 70 साल में क्या हुआ है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। इसके बाद फिर ये द्विवेदी युग की बात करते हैं, कैसे कैसे द्विवेदी युग की परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ। और द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में श्रीधर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, गया प्रसाद सुखनेही, रायदेवी प्रसाद, रामचरित उपाध्याय, अन्य कवि। फिर ब्रजभाषा काव्य क्या है, गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में देखिए अब द्विवेदी युग में कौन कौन से गद्य साहित्य, इसके बारे में बताएं। नाट्य साहित्य, उपन्यास, कहानी, निबंध, यात्रा वृत्तांत क्या क्या रहा है। इसी तरह जब छायावाद में आते हैं तो छायावाद में सीमांकन, नामकरण, परिवेश। फिर राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के देखिए वहाँ पे 2 धाराएं आती हैं ना छायावाद में, तो ये प्रमुख जैसे माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं, बालकृष्ण शर्मा, नवीन सुभद्रा कुमारी, ये सभी राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के मुख्य कवि थे। और छायावाद कवियों में प्रसाद निराला जी हैं, और पंत है, महादेवी वर्मा, और भी कवि हैं। फिर प्रेम और मस्ती के काव्य के नाम से है, हास्य व्यंग्यात्मक काव्य क्या करके। ब्रजभाषा के बारे में बताया कि गद्य साहित्य में नाटक, एकांकी नाटक, उपन्यास, गद्य साहित्य, मतलब कि छायावाद में क्या क्या रहा है। अब यहाँ तक देखिए इन्होंने छायावादोत्तर काल के बारे में भी आपको दिया है, जो कि आपको शुक्ल जी के सीरीज में ये सब नहीं मिलेगा, इसलिए आपको इसे पूरा पढ़ना होगा। उत्तर छायावाद, व्यक्तिवादी गीत कविता क्या, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता क्या, प्रगतिवाद क्या, प्रयोगवाद क्या, नई कविता, कुछ विशिष्ट प्रबंध काव्य क्या है, कुछ विशिष्ट युद्ध प्रबंध, नए गीत, आज की कविता, हास्य व्यंग्यात्मक कविता, ब्रजभाषा काव्य, मूल्यांकन, है ना, ये सारी चीज़ें दी गई है। फिर गद्य साहित्य के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है कि नाटक, एकांकी नाटक, और ये सारी चीज़ों को करके यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या है। और आगे देखते हैं अद्यतन गद्य साहित्य। तो कुल मिला के आप यहाँ पे देखेंगे लगभग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि जो है यहाँ पे बात की गई है 788 से लेके अगर आप देखेंगे तो 791, लगभग वही 800 पेज का है। 800 पेज में आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य का यहाँ पे संकलित करके दिया गया है। अब हमने कहा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे इस किताब में दिया गया है भूमिका। भूमिका में देखिए आपको क्या बताया गया है, जो समानता आप ऐसे सोचते नहीं है, गाइड में तो ये चीज़ें दी नहीं जाती है। भूमिका किसने लिखा है? नगेंद्र जी ने लिखा है। और नगेंद्र जी ने जो भूमिका लिखा है बहुत ही क्रांतिकारी भूमिका, कि आपके जहन में कुछ चीज़ें ऐसे नए चीज़ें आए उसके बारे में इन्होंने लिखा है। जैसे आज अभी आप कभी चर्चा करने किसी से बैठ जाएं और कहें कि जो शुक्ल जी के समय में इतिहास लिखा गया होगा और आज के समय में कोई इतिहासकार इतिहास हिंदी का लिखेगा तो नए चीज़ों को भी अपने आप में उसमें रचना में स्थान देगा। लेकिन शुक्ल जी तो आज से बहुत पहले वो लिख के गए हैं, तो क्या आज फिर इतिहास लिखने की ज़रूरत है कि नहीं? तो इन्होंने कहा कि 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़रूरत है, वो पता चल जाएगा। नगेन जी कहते हैं कि 2 स्पष्ट कारण हैं। एक तो जो साहित्य की चेतना का विकास और नवीन शोध परिणाम, यानी आप दिन प्रतिदिन जैसे आप जो बाल्यावस्था में जो बच्चे रहे होंगे, क्या आज आपकी चेतना में वही स्थिति है कि आप उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं? तो शुक्ल जी ने जो इतिहास लिखा वो अपने आप में सर्वव्यापी इतिहास है, उसका कोई काट नहीं है। पर नए-नए जो नवीन शोध हो रहे हैं, नई-नई चेतना जो उभर के आ रही है, क्या उनको स्थान देना ज़रूरी नहीं है? उनको ध्यान में रखते हुए नया इतिहास लिखना ज़रूरी है। तो कभी भी आपसे कोई भी पैनलिस्ट में कहीं पे भी इंटरव्यू में साक्षात्कार में पूछ लिया गया कि आज हिंदी साहित्य इतिहास की ज़रूरत है, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि शुक्ल जी का समय और आज का समय,
नवीन शोध आए, नए विचार आए, साहित्य चेतना का विकास हुआ। और ये भी तो शुक्ल जी तो स्वयं ही कहते हैं ना कि हर एक युग में साहित्य चेतना में निरंतर परिवर्तन या विकास होता है, और हर वर्तमान युग की ये मांग होती है कि जैसा समय, जैसा काल, वैसे ही चीज़ों को सबके सामने रखना। तो जब समय बदल रहा है, काल बदल रहे हैं, चेतना बदल रहा है, नवीन शोध आ रहे हैं, उन परिणाम स्वरूप जब जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन आ रहा है, तो उसी के अनुकूल साहित्य भी चाहिए। आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे से इसका ऐसे जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया भी आपको कि शुक्ल जी के समय में, आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व की ये बात करते हैं अपने, कि यद्यपि साहित्य के मौलिक प्रतिमान कहीं ज़्यादा नहीं बदलते, यानी जो साहित्य का मौलिक प्रतिमान है कि ये डेली बदलता हो, ऐसा नहीं है। कोई ये करंट अफेयर का मुद्दा नहीं हिंदी साहित्य के इतिहास, लेकिन मौलिक प्रतिमान तो नहीं बदलता, फिर भी बदलते हुए युगबोध के परिप्रेक्ष्य में प्रवृत्ति में कुछ चीजें तो परिवर्तित होती है। तो पहला कारण इन्होंने साफ-साफ बताया कि क्यों ज़रूरी है, साहित्य चेतना का विकास और नवीन शोध परिणाम। हर एक युग में साहित्य चेतना में विकास या परिवर्तन होता है, और जो 40 साल पूर्व था वो अभी नहीं है। दूसरा कारण ये बताते हैं कि पिछले दशकों में निरंतर अनुसंधान के फलस्वरूप नए-नए सामग्री प्रकाशन में आए हैं, नए स्वीकृत तथ्य आए हैं, और तो ऐसे में संशोधन हुआ जिससे पूर्ववर्ती निर्णय निष्कर्ष अनिवार्यता बदल गई। इसके अलावा एक सूक्ष्मतर कारण भी है, मतलब खोजबीन हुआ वो तो एक कारण है ही, लेकिन एक चीज इन्होंने इलियट का उल्लेख किया कि इलियट ने कहा है कि केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है कि ये किसने कहा है। तो इलियट ने कहा है कि जो हमारा अतीत है, यानी जो पहले हुआ है, जरूरी नहीं हमारे वर्तमान को प्रभावित करे, कभी कभी जो हमारा वर्तमान है वो भी अतीत को प्रभावित करता है। तो इस तर्क से तो यही निकलता है कि जो भी चीजें परिवर्तन हो रही है, उसमें कुछ ना कुछ नए चीजों को लिखने की जरूरत है। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे मान लो जो मिस्र बंधु के समय श्रेष्ठ कवियों की जो परंपरा थी, यानी मिस्र बंधुओं ने जिन श्रेष्ठ कवियों का उल्लेख किया, चाहे वो 5000 कवियों का जिनका भी उल्लेख किया, तो उनकी परंपरा जो थी उसमें मैथिली, शरणगुप्त, प्रसाद, निराला, पंत, इनके आविर्भाव के बाद ही निश्चय परिवर्तन हो गया। मतलब वो जब आए, तो जब मिस्र बंधु ने जिनको श्रेष्ठ कवि माना था कि वो सबसे बड़े, उनसे बड़ा कोई नहीं लिख सकता, हो सकता है बात के कभी भी मैथिली, शरण जी, निराला ये सब आए, उससे भी बड़ा लिख लियो। तो हिंदी महाकाव्य परंपरा में जैसे सब कहते थे कि रामचरितमानस और चंद्रिका का कोई तोड़ नहीं है, वही आधुनिक युग में आप जो प्रवास पढ़ते हैं, साकेत पढ़ते हैं, कमानी पढ़ते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। तो पहले से जो नई नई कड़ियां हैं वो जुड़ती जाती हैं, और जब जुड़ती जाती है तो मौलिक प्रतिमान बदलता हो या नहीं बदलता हो, हमें अपने समय के अनुरूप जो परिवर्तन आ रहा है उसको स्थान देने की जरूरत होती है। अब इन्होंने कहा कि ये तो पहला आपको एक क्वेश्चन का इन्होंने 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिया कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि साहित्य के इतिहास की पुनर्लेखन की जरूरत है, तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से जवाब दे सकते हैं। दूसरी चीज इन्होंने कहा, 2 मौलिक प्रश्न है हमारे पास। एक है कि जो हिंदी है उसका स्वरूप विस्तार कहाँ तक है और साहित्य की सीमा क्या है। जैसे हमने कहा कि ये तो आपने हिंदी की जंग वैसे ही सुनी होगी, मान लीजिए भारत का ऐसे ही समझ लीजिए कि हमने ये सोचा कि हिंदी जो है क्या पूरे भारत का राष्ट्रभाषा तो बन नहीं पाया। पूरे भारत की बात होती तो ये तो कहते पूरे भारत में राष्ट्र विस्तार की भाषा है, लेकिन ये कुछ चुनिंदा आप देखते हैं राज्यों तक सीमित रह गई, भले ही जनसंपर्क की भाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा तो घोषित नहीं हुई। तो मन में ये आता है कि हिंदी का स्वरूप विस्तार है कहाँ तक, दूसरा हमारे साहित्य की सीमा कहाँ तक है। तो ये कहते हैं कि विद्वान और जो भी लोग मानते हैं कि भारतवर्ष का जितना भी भूभाग वर्तमान में हिंदी या खड़ी बोली में सामाजिक व्यवहार, पत्राचार, शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम करता, विचार विनिमय, साहित्यिक अभिव्यक्ति के माध्यम को सब रूप में हिंदी को मानता है, वो तो कुछ ही राज्य हैं, जैसे आज का बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, हरियाणा है, हिमाचल है, दिल्ली है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि कहाँ कहाँ पे जो है आपका जो हिंदी है मुख्य रूप से मतलब कि बोला जाता है, विचार विनिमय में लाया जाता है। तो उसमें है, आप देखते हैं कि आपका यूपी से सटा हुआ बिहार, यहाँ नीचे हो गया एमपी, इधर हो गया राजस्थान पश्चिमी, उधर हरियाणा और दिल्ली तो है ही, और हरियाणा दिल्ली के अलावा ऊपर चले जाए तो हिमाचल। इनके अलावा ये क्षेत्र तो हैं ही जो हिंदी क्षेत्र में आते हैं, इनके अलावा इधर आप जाएंगे तो मैथिली, मगही, भोजपुरी, मैथिली हो गई, मगही हो गई, भोजपुरी जो पूर्वी अवधि, तो मैथिली, मगही, भोजपुरी, पूर्वी अवधि और पश्चिमी, यानी अवध में भी पूर्वी और पश्चिमी, और बघेलखंडी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, इनके अलग अलग रूप, और कुमायूनी यानी हिमाचल में, हरियाणा आदि, कुमायूनी उत्तराखंड में आदि पहाड़ी बोली भी हिंदी की शाखा और प्रखासा यानी प्रशाखा, ये सब ब्रांच है। तो ये परिभाषा तो नई नहीं है, ये तो उसी समय निर्धारित हो गया था जब भाषाई राज्यों को लेकर विवाद चल रहा था। दक्षिण भारत वाले कहते हैं हमने हिंदी अपनाएंगे, कुछ लोग कहते हैं हम अपनाएंगे, और पूरे भारत में
हिंदी जो है अगर देखा जाए तो इन्होंने कहा कि हिंदी का ये बृहत्तर या विशाल यानी राजनीतिक उद्देश्यों से विस्तारित रूप तो नहीं, स्वाभाविक रूप से वो तर्क सम्मत नहीं हो पाया, लेकिन अब भी लगभग 5-6 वर्षों से ये विवाद जोर पकड़े रहा है कि हमारे आखिर हिंदी का विस्तार कहाँ तक है। तो एक मत ये आता है कि हिंदी का अर्थ वर्तमान हिंदी या खड़ी बोली हिंदी है। अगर हम कहें हिंदी, हिंदी का मतलब खड़ी बोली हिंदी। और जैसे मैथिली या राजस्थानी, ये तो अपने आप में स्वतंत्र भाषाएं हैं। भाषा विज्ञान के आधार पर उनकी प्रकृति हिंदी से अलग है और अवधी और ब्रज का भी एक अपना अलग है अर्थ। हिंदी के भी कुछ एक अधिक प्रगतिशील लेखक इसमें शामिल हुए। मैथिली को तो साहित्य अकादमी जैसे संस्थाओं ने मान्यता भी दे दी है। और उधर आप देखिए तो ब्रज तथा अवधी जिनका साहित्य कहीं बहुत ज्यादा समृद्ध है, वो भी औचित्यपूर्ण दावा कर सकती हैं। दूसरा मत विस्तारवादी है। तो पहली चीज इन्होंने बताया कि हिंदी के क्षेत्र को आप वहीं तक मानो जहाँ पे ये विचार विनिमय बोलचाल की भाषा है मुख्य रूप से, बाकी वो जनसंपर्क तो है ही। दूसरा कि इसका विस्तार कहाँ है, तो विस्तार इसके बारे में कहते हैं कि इसका विस्तार मतलब कि जिसके अनुसार उर्दू, देखिए बहुत लोग कहते हैं कि उर्दू बेसिकली हिंदी से आया, तो कहते हैं कि दूसरा मत ये विस्तार में जिसके अनुसार उर्दू भी हिंदी का ही उपभाषा है, यानी उर्दू हिंदी से निकला है, हिंदी की एक उपभाषा है। और जो ब्रज भाषा आदि की तरह उर्दू का साहित्य भी हिंदी साहित्य का एक अंग है। यानी मान के चलो आप ये हिंदी है, हिंदी में ही अगर आप देखो तो अलग अलग उपभाषाएं आती हैं, चाहे वो सौरसेनी, अर्धमागधी या मागधी, उसी में कहते हैं जैसे सब आते हैं वैसे एक उर्दू भी है। जैसे ब्रज भाषा है, अवधी है, ऐसे उर्दू भी इसकी उर्दू भी एक अंग है। कहते हैं कि नागरी पिछाड़ी सभा तथा भारतीय हिंदी परिषद के इतिहासों में उर्दू साहित्य के विकास का भी निरूपण किया गया है। अब यहाँ पे जो लोगों के मन में आता है कि उर्दू का हिंदी साहित्य के इतिहास में अंतर्भाव करना सही है कि नहीं, कि सच में क्या उर्दू हिंदी से निकला है, बात सही है कि नहीं। तो यहाँ पे नगीन जी ने कहा कि प्रसाद और इकबाल को भी एक ही भाषा के कभी मानना गलत संगत नहीं है। कि आपने कहा प्रसाद भी हिंदी के ही, कभी इकबाल भी है, मतलब ये संदेह तो नहीं है कि दोनों लोगों में कुछ चीजें समान ना हो, समान तो है, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में आप उर्दू को मिला देते हैं, वो गलत चीज है। जैसे मैथिली है, राजस्थानी साहित्य, उसका इतिहास आदिकाल से हिंदी साहित्य के साथ जुड़ा रहा है, यानी मैथिली भी राजस्थानी भी जो हिंदी का आदिकाल है, जहाँ से शुरुआत होती है वहीं से साथ साथ आता रहा। चाहे वो विद्याचंद हो, नरपति हो, पृथ्वीराज हो, ये सब साथ में आते रहे। लेकिन भाषा की कठिनाई और सोच सामग्री की प्रकाशन न होने के कारण उनके साथ, उन कृतियों के साथ अच्छे से न्याय नहीं हो पाया। बाद के शोधों में ये चीज आया कि राजस्थानी में रासो है, मुक्तकवीर काव्य है, नीति काव्य है, ये सभी आते हैं और हिंदी के साथ ही भरपूर रूप में आते हैं। ऐसे आप पंजाबी में देखिए गुरमुखी लिपि, पंजाबी जो गुरमुखी में लिपिबद्ध होना, गद्य पद्य का प्रचुर साहित्य आज उपलब्ध है। तो ये सभी जितने भी साहित्य हैं वो तो हिंदी के साथ बहुत पहले से आ रहे हैं। जैसे डिंगल पिंगल, स्वरूप अपभ्रंश, सीमांतवर्ती क्षेत्र में गुजराती, पंजाबी, ये सभी एक साथ आते हैं। तो मानना ये है कि इतिहास के संदर्भ में साहित्य की सीमा कहाँ तक मानी जाए, सत्य तो यही है कि इस विषय में हमारा दृष्टिकोण व्यापक ही होना चाहिए और रस के साहित्य के अलावा ज्ञान के साहित्य का भी हमें अंतर्भाव करना चाहिए। ये ठीक है कि साहित्य का अर्थ मूलतः यहाँ भी सृजनात्मक साहित्य है। तो ये देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है, जो कि बहुत ज़्यादा आप घुसेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आते हैं आधार शोध। तो इन्होंने कहा कि पिछले 4 दशकों में निरंतर कुछ ना कुछ खोजबीन हुआ है, अनेक नवीन आधार स्रोत का उद्घाटन हुआ है ना, नए नए चीज जो खोज में आए हैं, नवीन स्रोतों का उद्घाटन हुआ और प्रचुर सामग्री भी समय के साथ सबके सामने आता रहा। तो जब प्रचुर सामग्री आता रहा तो हमारे साहित्य की काफी महत्वपूर्ण सामग्री ऐसी ही जिसकी अप्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है, मतलब वो सही नहीं है। और अगर वो सही नहीं तो उसके प्रति हम मोह रखते हैं, ये भी सही नहीं है। एक इतिहासकार को समय के साथ चीजों को स्वीकारना चाहिए, किंतु प्रामाणिकता के प्रश्न पर सतर्कता से बात करनी चाहिए। प्रत्येक नवीन शोध जरूरी नहीं को प्रमाणिक हो, अतः नवीनतम के प्रति आग्रह भी इतिहास का गुण नहीं है। जिस प्रकार अप्रमाणिक मान्यताओं से चिपके रहना गलत है, उसी प्रकार हर नई कच्ची पक्की स्थापना के आधार पर समय सिद्ध धारणाओं का नकारना भी खतरनाक है। रही बात मौलिकता की प्रश्न, तो मौलिकता के बारे में कहते हैं कि इतिहास के क्षेत्र में मौलिकता का केंद्र बिंदु है परिकल्पना, हाइपोथेसिस, अर्थात विकास परंपरा का दिग्दर्शन। और वास्तव में इतिहास जब लिखने बैठते हैं तो इतिहास लेखन ऐतिहासिक अनुसंधान का पर्याय नहीं है। यदि आप इतिहास लिखने हिंदी साहित्य का बैठ गए तो ये नहीं
कि इतिहास लेखन सिर्फ ऐतिहासिक अनुसंधान कर रहे हैं। ऐतिहासिक अनुसंधानता जहाँ नवीन तथ्यों की खोजबीन और उपलब्ध तथ्यों का नवीन आख्यान पर बल देता है, वहीं जो इतिहास लिखने वाला होता है वो दोनों दिशाओं में एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए इतिहास में ना तो समन्वयात्मक दृष्टिकोण और संतुलित विवेचन ही अधिक काम है। यहाँ पे अंततः ये निष्कर्ष निकालते हैं कि नवीन शोध परिणाम और विकसित साहित्य चेतना को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य का पुनर्लेखन जरूरी है। तो यहाँ पे उत्तर आपको मिल गया। विकास चेतना बढ़ रही है, नवीन शोध बढ़ रहे हैं, तो हिंदी में लिखना जरूरी है। दूसरी चीज कहते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टि और आलोचना शक्ति से युक्त एक लेखक यदि कार्य संपन्न कर सके तो उत्तम होगा। ऐतिहासिक दृष्टि और आलोचना शक्ति, इनसे युक्त अगर कोई लेखक है, यानी उसके अंदर आलोचना शक्ति भी है, ऐतिहासिक दृष्टि है, और इसको ध्यान में रखते हुए कोई इतिहास लिख रहा तो अच्छी बात है। दूसरी चीज की युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास का संश्लिष्ट स्वरूप हमें स्वीकार करना चाहिए। चौथा, नवीन शोध सामग्री का उपयोग सतर्कता से साथ करना चाहिए। पांचवा, विषय प्रतिपादन में सम्मानात्मक पद्धति अपनाना चाहिए। छठा, जीवन वृत्त तथा ग्रंथ विवरण साहित्य विवेचन से पूर्व देना ज्यादा संगत है। यानी किसी का भी जीवन वृत्त ग्रंथ का विवरण जानकारी देना चाहते हैं तो साहित्यिक विवेचन करने से पहले ही आप एक इंडेक्स बना के वो दे दो। और समानुपात की रक्षा और उचित मूल्यांकन होना चाहिए। और विक्रम संवत अथवा सन संवत से आज के पाठक का जीवन संपर्क ना होने के कारण आपको जो भी लिखना हो उसको ईस्वी सन में लिखना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि इस तरीके से अगर आपको इतिहास लिखना है तो कुछ इस रूप में लिखना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि पुनर्लेखन की आवश्यकता क्या थी, कैसे थी, इन्होंने भूमिका 1 में पूरा समझा दिया। अब जो शुरू होता है वो भूमिका 2 करके शुरू होता है, जिसमें इन्होंने भूमिका 2 में आपको हिंदी भाषा और उद्भव विकास के बारे में बताया है। देखिए अभी तक आपको इन्होंने बताया कि देखिए पहला क्वेश्चन इन्होंने बताया कि हिंदी लिखने की ज़रूरत है कि नहीं, उसका जवाब दिया। फिर इन्होंने कहा कि हिंदी का जो स्वरूप विस्तार है अगर आप देखें तो हिंदी का अगर आप स्वरूप विस्तार देखें तो पूरे भारत में कहाँ तक है, उसकी मौलिकता के प्रश्न को लेकर उसका प्रश्न देखें तो कहाँ तक है। अब इसमें इन्होंने बताया कि जो हिंदी भाषा है बेसिकली वो कहाँ से आया, और अगर आप भारत में देखते हैं तो हिंदी बेसिकली ये इसका फैलाव कहाँ तक है, वो कैसे बढ़ा, तो थोड़ी सी जानकारी आपको इसमें देते हैं। इसके बाद आप सीधे अपने चैप्टर पे आ जाते हैं आदिकाल के बारे में। तो इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हम आपको इसको भी जरूर कराएंगे, थोड़ा जल्दी कराएंगे। अब देखिए हिंदी भाषा उद्भव विकास के बारे में बताते हैं कि हिंदी जो हमारा जो निकला है तो ये कहा जाता है दैसिक और कालिक रूप में भाषा धारा की विशिष्ट दैसिक और कालिक रूप में भारत में उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। हिंदी कहाँ से आया, संस्कृत से। और संस्कृत का ये मोटा काल मानते हैं कि मोटे मोटे रूप से आप 1500 से 500 ईस्वी पूर्व, देखिए 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, क्योंकि यहाँ पे ईसा से पूर्व में आप देखिए कि जो भी चीज़ें हैं आप कैसे उसको विपरीत उसमें ले जाते हैं। तो ये 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं कि जो संस्कृत था वहाँ से हमारी हिंदी कैसे कैसे आई है। कहते पहले तो बोलचाल या मानक रूप में ही हिंदी संस्कृत वांग्मय था, और जब संस्कृत वांग्मय था उसके 2 रूप मिलते हैं। एक भाषा वैदिक संस्कृत का होता था जिसमें वैदिक वांग्मय की रचना हुई थी, दूसरा इसमें लौकिक या क्लासिकी संस्कृत होता था। और लौकिक या क्लासिकी संस्कृत में आप वाल्मीकि को, व्यास को, भास को, अशोघोष को, कालिदास को, माघ को, इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कि हिंदी कहाँ से आया, हिंदी का समय क्या है 1500 से 500, प्राचीनतम रूप संस्कृत है, और ये 2 रूपों में है, वैदिक संस्कृत वैदिक वांग्मय और दूसरा क्लासिकी में है। और क्लासिकी में इन्होंने वाल्मीकि, व्यास, भास और अशोघोष, कालिदास, माघ इनकी रचनाओं के बारे में बताया है। लेकिन कहते हैं कि इस संस्कृत काल के अंत तक क्या हुआ, जो मानक या परिनिष्ठित संस्कृत था वो तो एक ही था, लेकिन उसकी क्षेत्रीय 3 बोलियां हो गई संस्कृत की। उसमें एक पश्चिमोत्तरी हो गया, एक मध्य देशी हो गया, एक पूर्वी नाम से हो गया। मान लीजिए ये पूरा संस्कृत है, और समय के साथ ये कहते हैं कि 3 बोलियों में यहाँ पे पश्चिमोत्तरी, पश्चिम और उत्तर को मिला के एक मध्य देश का हो गया और एक पूर्वी हो गया। अब जो संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा धीरे धीरे जब 500 ईस्वी तक आता गया, लगभग 1000 साल का परिवर्तन देखने को मिला, तो ये चीज ना लोगों को कठिनाई संस्कृत बोलने में हुआ, तो यही अपना रूप पाली के रूप में ग्रहण कर लिया। यानी जो चीज पहले संस्कृत था कठिनाई के साथ वो आगे चल के 1000 वर्षों के बाद 1500 से 500 तक आते आते वो पाली के रूप में हो गया। और पाली का मतलब बताया कि काल 500 से लेके पहले तक, यानी 500 ईस्वी पूर्व से 1 तक आप आएंगे तो ये हो गया पाली का। पाली का मतलब क्या था कि इस काल में आपको क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 4 देखने को मिल गई, यानी जो संस्कृत में आपको सिर्फ 3 भागों में था, पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी और एक पूर्वी, वही चीज आप देखते हैं जब पाली में आते हैं, पाली में, तो यही चीजें 4 भागों में बढ़ जाती हैं। इसमें पश्चिमोत्तरी है, मध्य देशी भी है,
पूर्वी भी है लेकिन इसी में दक्षिणी भी आ गया। अब जैसे आप 1 ईस्वी तक आते हैं तो पहली ईस्वी से जो शुरू होता है वो आते आते बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा पहली ईस्वी से 500 तक इसी का नाम, पाली का नाम प्राकृत रख दिया जाता है। और अब जो प्राकृत है वो सिर्फ 4 उसमें नहीं बटा है, अब प्राकृत में कह रहे हैं कि कई क्षेत्रीय बोलियां आ गई। अब इसमें क्षेत्रीय में प्राकृत में शौरसेनी, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मगधी और आर्धमागधी। तो जो 3 था, 3 से वो 4 में हुआ, 4 से भी ये 6 में हो गया, 6 में जो बटा ये बोलियों में बट गया। यानी प्राकृत तक आते आते 500 ईस्वी तक आते आते ये शौरसेनी, पैसाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी में बट गया। अब प्राकृत से ही कहते हैं कि 500 से जब 1000 ईस्वी तक आप आते हैं तो ये जो विकास होता है वो अभ्रंश काल का मोटे रूप से विकास देखने को मिलता है। यानी अब देखिए, पहले संस्कृत था, संस्कृत से पाली हुआ, पाली से प्राकृत हुआ और प्राकृत से अभ्रंश हुआ और अभ्रंश आते आते लगभग 1000 ईस्वी हो चुका है। अब 1000 ईस्वी में कह रहे हैं कि अभ्रंश साहित्य में मुख्यतः क्या क्या था, मुख्य रूप में पश्चिमी था और पूर्वी, 2 ही रूप मिलते थे, एक पश्चिमी एक पूर्वी। किंतु जो प्राकृत के मुख्यतः 5 क्षेत्रीय रूप थे, ये तो मुख्यतः आपको पश्चिमी और पूर्वी देखने को मिलता, लेकिन जो 5 क्षेत्रीय रूप थे, रूप तथा आज की 10, आज की कह रहे हैं कि आज की 10 लहंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़िया, बांग्ला, असमिया आर्य भाषाओं के बीच की अभ्रंश के रूप में एक कड़ी जो जुड़ी वो क्षेत्रीय रूप की संख्या 6 और 10 के बीच में आ गई, इससे कम नहीं। तो क्षेत्रीय रूप में लहंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी ये सब भी आ गया। इससे ये अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अभ्रंश के सभी क्षेत्रीय रूपों का अभ्रंश साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ। यदि विभिन्न प्राकृत से विकसित अभ्रंशों को किसी अन्य नाम के अभाव में उसको समाहित करें तो अभ्रंश के जो रूप देखने को मिलते हैं वो विभिन्न क्षेत्रीय रूप इस प्रकार देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, अभ्रंश का नाम दिया है और आधुनिक भाषाएं और उपभाषाओं के नाम दिए हैं। जैसे अभ्रंश में इन्होंने कहा कि शौरसेनी है, पैसाची है, ब्राह्मण है, महाराष्ट्री है, मागधी है, अर्धमागधी है। तो ये जो बताया गया ना, ये क्षेत्रीय रूप है। अभ्रंश के क्षेत्रीय रूप में शौरसेनी आता है, पैसाची आता है, ब्राह्मण आता है, महाराष्ट्री आता है, मगधी आता है, अर्धमागधी। और इन्हीं में से ये पूछा जाता है कि जैसे शौरसेनी मान लीजिए कि अभ्रंश है, तो शौरसेनी में क्या क्या चीजें आती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शौरसेनी में आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। यानी अगर आप शौरसेनी की बात करें तो अगर आप पूरे भारत का इस तरीके से मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपका पश्चिमी हिंदी और पश्चिम में ही आपका राजस्थानी, इससे सटा पहाड़ी और गुजराती, ये पूरा आपका जो इलाका हो गया ये जो आता है शौरसेनी अभ्रंश के तहत आता है। और जो पैसाची उसमें लहंदा और पंजाबी आता है, ऊपर लहंदा और पंजाबी। ब्राह्मण जो है ये सिंधी है और महाराष्ट्री मराठी हो गया। और मागधी में क्या क्या आता है, एक मागधी एक अर्धमागधी है। अर्धमागधी मतलब पूर्वी हिंदी और मागधी मतलब बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। तो इससे ये क्लियर होता है कि हिंदी भाषा का उद्भव अभ्रंश के शौरसेनी, यानी हिंदी कहाँ से आया, हिंदी भाषा का उद्भव जो है अभ्रंश के शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी से हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बात कर रहे हैं हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं तथा बोलियां। हिंदी भाषा का क्षेत्र जो है इसको भी निर्धारित करना जरूरी है कि कौन सा क्षेत्र है। हिंदी प्रदेश में उपभाषाएं और बोलियां कौन कौन सी हैं, तो पहले ही बात की जा चुकी थी कि हिंदी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। जैसे हमने बताया यूपी है, मान लो बिहार है, नीचे आपने एमपी देखा, राजस्थान देखा, उधर हमने आपको हिमाचल बताया कि हिमाचल है, कुछ पंजाब का भी भाग है, कुछ हरियाणा का है, राजस्थान का है, दिल्ली का थोड़ा थोड़ा भाग है। तो ये हिंदी भाषा के क्षेत्र में हिमाचल है, पंजाब का कुछ है, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। इस पूरे क्षेत्र में हिंदी की कितनी भाषाएं, कितनी उपभाषाएं, तो 5 उपभाषाएं हैं। अब ये पूरा जो है ना इसको डिवाइड इन्होंने किया 5 उपभाषाओं में, और 5 उपभाषाएं और कुल 10 बोलियां हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कितनी उपभाषाएं कितनी बोलियां, 5 उपभाषा 10 बोलियां। 5 उपभाषा में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। और जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं, तो यहाँ पे देखिए पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी। तो आपको ये पूछा जाता है कि कौन सी उपभाषा के तहत क्या क्या आता है, यानी जो हमारा आज का खड़ी बोली या कौरवी है वो किस उपभाषा के तहत आता है, तो वो पश्चिमी हिंदी के तहत आता है। इवन जो इम्पोर्टेंट है जैसे अवधी है, ब्रज है ना, ये भी किस में आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली इन्होंने दिया कि पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणी, बुंदेली और कन्नौजी। और पूर्वी हिंदी में इन्होंने बघेली और छत्तीसगढ़ी दिया है, ठीक है। और जबकि अवधी भी देखा जाए तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी इन्होंने पूर्वी में दिया है, और राजस्थानी में
जो पश्चिमी राजस्थानी, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये भी कभी-कभी पूछ देता है और कन्फ्यूजन कर देता है। मान लो ये पूरा राजस्थान है और पूरे राजस्थान में ये जो पश्चिम का भाग है, इसको ये कहते हैं पश्चिमी राजस्थानी, जिसको कहते हैं मारवाड़ी। और जो राजस्थान में पूर्व का है, उसको क्या कहते हैं, पूर्वी को जयपुरी। तो पूर्व में जयपुर और जो पश्चिमी है वो मारवाड़ी है, तो जयपुरी मारवाड़ी। और जो यहाँ पे उत्तर वाला है, इसको मेवाती कहते हैं, मेवाती। और दक्षिण है मालवी, तो मालवी, मेवाती, और यहाँ पे है जयपुरी, और यहाँ पे क्या है, जयपुरी के अलावा क्या है, मारवाड़ी। इसको ध्यान रखिएगा। तो राजस्थानी में ये पूरे राजस्थान को ही 4 भागों में विभक्त कर दिए हैं। पश्चिमी मारवाड़ी, पूर्वी जयपुरी, उत्तरी मेवाती और मालवी। पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी हो गई, और हिंदी में खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली। इनको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और पहाड़ी में क्या क्या आता है, पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, और इसके बाद बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली। अब एक एक के बारे में यहाँ पे थोड़ी जानकारी दी गई है। जैसे आप खड़ी बोली के बारे में पढ़ते हैं, तो खड़ी बोली है क्या। तो खड़ी बोली के बारे में ये बताया कि खड़ी बोली हम 2 अर्थों में प्रयोग करते हैं। एक तो साहित्यिक हिंदी के लिए जो खड़ी बोली प्रयोग में आ जाता है, दूसरा जो दिल्ली और मेरठ के आसपास लोक बोली के रूप में बोलियां बोली जाती है, वो खड़ी बोली। यानी हिंदी जो हम लोग लिखते हैं वो तो खड़ी बोली में है ही, लेकिन दिल्ली मेरठ के आसपास जाएंगे, जो आपस में वो लोग बातचीत करते हैं, वो भी खड़ी बोली है। और कहते हैं कि दूसरे अर्थ में यही देखें तो इसी अर्थ में कौरवी को भी प्रयोग कुछ लोग कहते हैं, यानी खड़ी बोली को कौरवी की कहते हैं। कौरवी नाम किसका है, खड़ी बोली का। और खड़ी का कुछ मतलब निकालते हैं कि खरी खरी कहना, मतलब कि शुद्ध माना गया है, अपनी लैंग्वेज में ये शुद्ध है। और कहते हैं कि इसमें ध्वन्यात्मकता प्रभाव कर्कशता से जोड़ा गया है। और खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव हुआ कहाँ, तो सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से। सौरसेनी उत्तरी रूप से हुआ है खड़ी बोली। और खड़ी बोली बोला कहाँ जाता है, इसका क्षेत्र क्या है, तो देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, दिल्ली का कुछ भाग है, बिजनौर है। तो आप पूरा इस तरीके से अगर ना यूपी का मैप आपने देखा होगा, तो सहारनपुर से लेके आप बिजनौर है, रामपुर है, और इधर पूरा इलाका आप देखेंगे, तो इन्होंने कहा कि जो खड़ी बोली का जो इलाका है वो देहरादून का मैदानी भाग, यानी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये सब क्रम से है ना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, फिर मेरठ है, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर है, मुरादाबाद है, ये सभी आप देखेंगे तो ये क्षेत्र है। और लोक साहित्य की दृष्टि से जो खड़ी बोली बहुत संपन्न है। इसमें देखिए खड़ी बोली में पवाड़ा, नाटक, लोक कथा, ये सब बहुत ही मात्रा में मिलते हैं। इनका काफ़ी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। और हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्कनी एक सीमा तक खड़ी बोली पर ही आधारित है। अब देखिए खड़ी बोली एक रूप में आज तो भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है, पर ब्रज और अवधी भी अपने आप में एक समय में आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े रचनाओं का आधार यही रहा है। तो ब्रज के बारे में बात करें तो ब्रज के बारे में कि उसका मतलब क्या होता है, ब्रज का मतलब क्या होता है, पशुओं या गऊओं का समूह या चारागाह का स्थान। और कहते हैं कि जो ब्रज भाषा निकला, ये कहाँ से निकला, ये भी सौरसेनी से निकला। जैसे हमने कहा कि सौरसेनी के उत्तरी से क्या निकला है, सौरसेनी के उत्तरी से खड़ी बोली निकला है, वैसे ही सौरसेनी का जो मध्य वाला भाग है, मध्यवर्ती रूप है, वहां से ब्रज निकला। अब हमने देखा कि ऐसे यूपी का हमने ऐसे मैप बनाया, आज ध्यान से देखिएगा। जैसे ये पूरा इलाका है, ये ऊपर, तो हमने कहा कि ये पूरे ऊपर से लेके आपको यहाँ पे खड़ी बोली देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप ये बीच का भाग देखेंगे ना, मध्यवर्ती इलाका, तो आपको ये ब्रज का देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे जो सौरसेनी के मध्य वाला भाग है, इसमें आपका आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुरी, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, ये सभी क्षेत्र आते हैं। और साहित्य और लोक साहित्य की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि चाहे भारत हो या भारत से बाहर, चाहे सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, ये सब तो इतने कवि प्रसिद्ध रहे, इनकी साहित्य रचना अपने आप में मतलब साहित्य क्षेत्र में आप देखते हैं कि इनका अपना स्थान है। इसके बाद तीसरे नंबर में इन्होंने हरियाणी की बात की है। हरियाणा शब्द हरि प्लस यान से बना है। अरण्य, हरियाणी का विकास कैसे हुआ, तो हरियाणी का विकास भी कहते हैं सौरसेनी में उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। खड़ी बोली अहीरवाटी, मारवाड़ी, पंजाबी से घिरी, इसी बोली को कुछ लोग गड़ी बोली का पंजाबी कहते थे। कह रहे हैं कि जो खड़ी बोली है ऊपर में, और अहीरवाटी और मारवाड़ी, याद होगा आपको अभी हमने पढ़ाया था कि मालवा मेवाती यहाँ पे है और मारवाड़ी जस्ट ऊपर है ना। पूरे राजस्थान में जो 4 भागों में जयपुरी और ये इस तरीके से बांटे हैं, तो ऊपर से खड़ी बोली, एक अहीरवाटी और मारवाड़ी, और पंजाब से घिरी इस बोली को कुछ लोग खड़ी बोली का पंजाबी रूप मानते हैं। और जो हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है, यहाँ पे आपको हरियाणवी देखने को मिलता है। और ये बुंदेली क्या है, बुंदेल जो राजपूत है उनके कार्ड जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा है। ऐसे आप मध्य प्रदेश का मतलब यूपी का मैप देखेंगे तो करीबन 11 जो जिले हैं ऐसे करके, ये पूरे इससे सटे हैं। तो इस इलाके में एक आपको बघेलखंड और बुंदेलखंड का इलाका देखने को मिलेगा। तो बुंदेलखंड के बारे में कह रहे हैं कि जो आपका मध्य प्रदेश यूपी की सीमा रेखा है, उसमें आप देखिए झांसी है, छतरपुर है, सागर है।
तो झांसी, छतरपुर, सागर, तो उनके आसपास का जो इलाका है उसको ये क्या कहते हैं, बुंदेलखंड। वहीं की बोली बुंदेली या बुंदेलखंडी है। और इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, निसिंग, होशंगाबाद, ये सब बुंदेली के उसमें आते हैं। और इसका भी जो है सौसैनी अपभ्रंश से विकास हुआ। लोक साहित्य काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। और इसमें एक ईसुरी के फाग जो है, ईसुरी बहुत बड़े कवि रहे वहाँ के बुंदेलखंड के, तो उनके फाग बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है। और हिंदी प्रदेश में आप जैसे लोक गाथा सुनते हैं, आल्हा ना, वो भी कहते हैं कि मूलतः बुंदेली की एक बोली बनाफरी में लिखा गया है। यानी जैसे बुंदेली की ही एक उपबोली है बनाफरी, और बनाफरी में अपने यहाँ का जो आल्हा उदल के बारे में सुनते हैं लोक गाथा, वो उसी में लिखा गया है। थोड़ा सा कन्नौजी के बारे में बताए हैं। अच्छा, ये जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ना, हम हिंदी भाषा का जो है हरदेव बाहरी का या कोई भी किताब जल्दी ही उसको भी सीरीज शुरू करेंगे हिंदी साहित्य पे, अच्छी हिंदी भाषा पे पकड़ करने के लिए। एक हिंदी भाषा पे और एक आपका जो साहित्य शास्त्र है, भारतीय काव्य शास्त्र, पश्चिमी काव्य शास्त्र, मूल टेक्स्ट हम इसके भी कराएंगे, बस थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है। पहले हम ये नगेंद्र जी का गद्य साहित्य समाप्त करा लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कन्नौजी के बारे में बताएं, तो ये भाषा साहित्य में बहुत अच्छे से इनके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे, वहाँ पे बहुत अच्छे से देखना होगा इसको। अब जैसे कन्नौजी में बोले कि कन्नौज बोली का केंद्र है, कन्नौज यानी इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, ये सभी है, लोक साहित्य मिलता है। अवधि के बारे में बताया कि केंद्र अयोध्या है ना, और अर्धमागधी अपभ्रंश से ये आया है। पाली की समानता के आधार पर अवधि का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जा, उन्नाव है, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, बस्ती, ये सब है। और प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद कुतुबुन है, जासी हैं, तुलसीदास, उस्मान है, ये सब देखने को मिलते ही हैं। बाकी बघेल राजपूत के आधार पर रीवा तथा आसपास का इलाका बघेलखंड कहलाता है। कहाँ का? बघेल राजपूतों के आधार पर जो रीवा है तथा उसके आसपास का इलाका क्या कहलाता है? बघेलखंड कहलाता है। और वहाँ की बोली को बघेलखंडी या बघेली कहते हैं। बघेली का उद्भव कैसे हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश को ही एक आधार मान के उसका हुआ है। तो इसका क्षेत्र भी बता दिया इन्होंने, रीवा, सतना, ये सभी चीज़ें हैं। छत्तीसगढ़ी में बताया, छत्तीसगढ़ी होने के कारण पढ़ा, और इसमें सरगुजा, कौरिया, अर्धमागधी अपभ्रंश से छत्तीसगढ़ी आया है। तो ये सब जितने भी लागे, खैरागढ़, रायपुर, दुर्गपुर, ये सब आते हैं। राजस्थानी में हमने देखा चारों राजस्थानी के तरफ में, तो राजस्थान में आपका देखना तो जो पंजाबी जो ये पश्चिमी भाग है, पहले तो इसको क्या कहते हैं, इस वाले इलाके में आपका जोधपुर, अजमेर, देखिए पश्चिमी राजस्थान में क्या क्या आता है, तो आप मैप में जाके देखिएगा कि कौन कौन से आते हैं। जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलपुर, बीकानेर, ये सब आते हैं। मारवाड़ी कहते हैं, तो पश्चिमी वाले को मारवाड़ी कहते हैं। और जो मारवाड़ी में ही आप देखें कि साहित्य और लोक साहित्य दोनों मिलता है, जो मीरा के पद हैं वो बेसिकली मारवाड़ी में मिलते हैं। और उत्तरी राजस्थान में जो अलवर है, गुड़गांव, भरतपुर, वहाँ के हैं। और यहाँ पे उत्तरी जो है, इसमें मेओ जाति के इलाके मेवात के नाम पे, तो उत्तरी वाले का नाम मेवात क्यों पड़ा था? यहाँ पे मेओ जाति के वजह से पड़ा था। और यहाँ की एक बोली है मिश्रित, कहाँ की? मेवाती की, यानी मेवात का बोली अहिरवाटी है। अहिरवाटी जो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के आसपास बोला जाता है। मेवाती में लोक साहित्य मिले हैं, केवल लोक साहित्य मिला है। और जो पूर्वी राजस्थानी है उसमें जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, ये सब आते हैं। और यहाँ पे केंद्र जयपुर है, और जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं, ढूंढाड़ नाम से कहते हैं। यहाँ पे भी केवल आपको लोक साहित्य देखने को मिलेगा। और दक्षिण में इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, ये सब के आसपास का क्षेत्र मालवी बेसिकली ये है। और पश्चिमी पहाड़ी में जौनसर, सिरमौर, शिमला, मंडी, ये सभी आते हैं। और मध्यवर्ती पहाड़ी, और मध्यवर्ती में आप देखिए कड़वाल, गुमायूं, ये सभी आते हैं, दोनों ही बोलियाँ। और भोजपुरी तो बिहार के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम आधार पर बोली जाती है। क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्जा, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, ये सभी भी आते हैं इस क्षेत्र में। अब मगही क्या है? मगही के बारे में संस्कृत मगध से विकसित शब्द मगहा पर इसका नाम आधारित है। मगधी अपभ्रंश से विकसित है। बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर तथा इनके आसपास बोली जाती है। मैथिली में अगर देखें तो मैथिली मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित है। बोली हिंदी और बांग्ला क्षेत्र की संधि पर है। दरभंगा, मुजफ्फरनगर, पूर्णिया तथा मुंगेर, यहाँ सब है। और इनके अलावा गोविंदास, रणजीत, हरिमोहन, ये सभी आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने जिक्र किया है हिंदी, हिंदुई, हिंदुस्तान, उर्दू, हिंदुस्तानी उर्दू, मतलब ये सब आया कहाँ से? जैसे हम लोग कहते हैं कि ना ये बेसिकली आया कहाँ है, इसके बारे में पूरी कहानी बताए हैं कि जो हिंदुई शब्द है वो कहाँ से आया है। हिंदुई शब्द हिंदू प्लस ई से बना है। हिंदुई या हिंदवी, ये सभी प्राचीन हिंदी के लिए काफ़ी पहले से मिलता आ रहा है। कोई हिंदवी कहता, हिंदवी कहता, लेकिन जो बेसिकली हम 13वीं सदी में आते हैं औफी और अमीर खुसरो, तो 13वीं सदी में आके अमीर खुसरो और औफी इसका प्रयोग करते हैं। और कहाँ पे करते हैं हिंदुई वगैरह का? खालिक बारी में। वो खालिक बारी में हिंदी और हिंदवी दोनों का प्रयोग एक भाषा के लिए करते हैं। और हिंदी का प्रयोग केवल 5 बार देखने को मिलता है, जबकि हिंदवी का यहाँ पे 30 बार।
हिंदी तो सिर्फ 5 बार बोलते हैं, हिंदवी 30 बार बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले हिंदी की तुलना में हिंदवी ज़्यादा प्रचलित था। क्यों? क्योंकि हिंदी का 30 बार उल्लेख हिंदवी का किया है, उसका तो 5 ही बार किया है। और धीरे-धीरे जो 30 बार उल्लेख हुआ हिंदवी, वो धीरे-धीरे सीमित हो जाता है, और जिसमें संस्कृत के शब्द अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, हिंदवी में संस्कृत शब्द ज़्यादा थे। और फिर कहते हैं अधिक थे, और हिंदुस्तानी उस भाषा को कहने लगे जिसमें अरबी फारसी। तो देखिए, जो हिंदवी था, जो सबसे पहले 30 बार प्रयोग हुआ है, उसमें संस्कृत में शब्दावलियाँ ज़्यादा थी। फिर हिंदुस्तानी में वही चीज़ अरबी फारसी में आ गया, फिर उसको जो है हिंदुस्तानी कहने लगे। गाज़ा तासी के इतिहास में हिंदुई तथा हिंदुस्तानी नाम ठीक इसी अर्थ में आया, अरबी फारसी से मिश्रित हिंदी। अब प्राय लोग केवल दक्षिणी या दक्षिणी तथा उसके पहले के उत्तर भारत के मसूद, खुसरो तथा शकरगंजी आदि के साहित्य की भाषा के लिए हिंदवी नाम का प्रयोग करते हैं। हिंदुस्तानी शब्द जो है हिंदुस्तान प्लस ई से बना है। ग्रियर्सन है, धीरेन्द्र वर्मा आदि कई लोगों का मानना है कि यह नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है। कौन कौन मानता है? ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा, कि ये लोग अंग्रेजों ने दिया है ये नाम। किंतु वास्तविकता ये नहीं है कि तुजुक बाबरी में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग है। प्रारंभ में ये शब्द हिंदी या हिंदवी का समानार्थी, किंतु आगे चलकर इसका अर्थ वो हो गया जो आज उर्दू का है, अर्थात हिंदी का वह रूप जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का बहुतायत प्रयोग है। तो ऊपर संकेत दिया गया है कि तासी का प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ इस्तवाद अल्लाह लिटरेचर हिंदुस्तानी में हिंदुस्तानी का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ। आगे चलकर जब हिंदी और उर्दू नामों का प्रयोग एक ही भाषा की शैलियों के लिए होने लगा, जिनमें क्रमशः संस्कृत और अरबी फारसी शब्दों का बाहुत था, तो हिंदुस्तानी हिंदी उर्दू के बीच की भाषा को कहने लगे। अब देखिए, उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का है। उर्दू कहाँ से आया है? उर्दू शब्द मूलतः ये तुर्की भाषा का है, और जो ये तुर्की का है इसका अर्थ क्या होता है? शाही शिविर। उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का है तथा इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शाही शिविर या खेमा। तुर्की के साथ ही यह शब्द भारत में आया और इसका यहाँ प्रारंभिक अर्थ खेमा या फौजी पड़ाव हुआ। तो जैसे उर्दू है ये तुर्की से आया है, इसका मतलब क्या होता है? खेमा या फौजी पड़ाव। और अर्थ में देखें तो उत्तरी भारत के अनेक नगरों में उर्दू बाजार फौजी या पड़ाव के रूप में पहले प्रयोग में होता रहा। तो देखिए, ये भी दिलचस्प कहानी है कि बेसिकली हम उर्दू को किस आधार पर जज करते हैं कि उर्दू कहाँ से आया। तो बता रहे हैं डॉक्टर नगीन जी कि ये तो जो है तुर्की से आया है और इसका मतलब है शाही शिविर या खेमा। और प्रारंभिक अर्थ खेमा या फौजी पड़ाव इसका मतलब होता था उस समय। और फिर कहते हैं कि बोलियों का मिश्रण स्थानीय प्रभाव तथा इन खेमों के सिपाहियों के कारण भी था। तो तुर्की सब मुगलों की अपनी भाषा तुर्की और उनकी दरबारी भाषा फारसी के कारण भी था। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया। किसने बनाया? शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया। यह भी एक प्रकार से उर्दू था, किंतु बहुत बड़ा, अतः इसे उर्दू ना कहकर उर्दू ए मोहल्ला कहा गया तथा ये बोली जाने वाली भाषा जबान ए उर्दू ए मोहल्ला श्रेष्ठ शाही पड़ाव की भाषा कहलाएगी। भाषा विशेष के अर्थ में उर्दू शब्द इस जबान ए उर्दू ए मोहल्ला का संक्षेप है। भाषा के अर्थ में उर्दू शब्द का प्रयोग सबसे पहले कभी हुआ है कहना कठिन है, किंतु मोटे रूप में 18वीं सदी के मध्य में ये चल पड़ा था। यद्यपि ज्यादातर हिंदी या रेख था, इसके साथ ही इसे हिंदुस्तानी नाम से भी अभिहित किया गया। हिंदवी के मुख्यतः दो रूप प्राचीन काल से आ रहे थे। एक तो बोली रूप जो ब्रज अवधि का था और दूसरा एक प्रकार से मिश्रित रूप था। गोरखनाथ, खुसरो, कबीर आदि में इसके प्रारंभिक रूप मिलते हैं। अब हिंदी नाम और उसके विभिन्न रूप में देखें तो हिंदी शब्द का संबंध किससे है? हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु शब्द सिंध नदी को कहते थे और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे। यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू और फिर हिंद हो गया और इसका मतलब सिंध प्रदेश। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया। इन सब धीरे धीरे पूरे भारत का वाचक हो गया। इसी में ईरानी का एक प्रत्यय लगने से हिंदी बना जिसका अर्थ है हिंद। यूनानी शब्द इंडिका या अंग्रेजी शब्द इंडिया आदि हिंदी के ही विकसित रूप है। हिंदी भी हिंदी का ही परिवर्तित रूप है। इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सरफुद्दीन यजदी के जबरनामा 1424 में मिलता है। अब यहाँ पे दिया वस्तुतः शब्दों में अरबी, फारसी तथा संस्कृत आदि की बात छोड़ दे तो हिंदी उर्दू में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों ही एक भाषा की दो शैलियाँ हैं। हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी और उर्दू दोनों के लिए होता है। तज़किरा मखजल अल गरायाब में आता है तर्जमानी हिंदी की मुराद उर्दू अस्त। और ये पंक्ति भी मिलता है सूफी कवि नूर मोहम्मद ने हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाग्यो। यही शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए। मुल्ला वजही, सौदा मीर आदि ने अपने शेरों को हिंदी शेर कहा। हिंदी शब्द का प्रयोग आज मुख्य रूप से 3 अर्थों में हो रहा है। एक तो हिंदी शब्द अपने विस्तृतम अर्थ में हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 17 बोलियों का घोतक है, जिसमें ब्रज, अवधी, डिंगल, मैथिली, खड़ी बोली ये सब आते हैं। भाषा विज्ञान में प्राय पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी मानते रहे हैं।
और इस प्रकार इस अर्थ में हिंदी 8 बोलियों बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का सामूहिक रूप है। हिंदी शब्द का संकुचित अर्थ भी दिया है। हिंदी जो आज हिंदी प्रदेश की सरकारी भाषा, पूरे भारत की राजभाषा है, समाचार पत्रों और फिल्मों में जिसका प्रयोग होता रहा है, पर निश्चित हिंदी। अब यहाँ पे हिंदी के विकास के बारे में बताएं कि खड़ी बोली हिंदी का उद्भव तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी को पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की कुल 8 बोलियों का प्रतिनिधि माना जाए तो सौरसेनी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से उसका उत्पन्न रूप मानते हैं। ये तो हिंदी भाषा के बारे में बताते हैं कि और भी आगे बढ़े तो ये समझ में आता है कि नहीं, प्राकृत काल में उनकी संख्या तो और भी बढ़ गई। तो यानी समय के साथ, और कहते कि आदिकाल को अगर आपको बांटना ही है तो जैसे 1000 से 1500 में आप बांट सकते हैं। अपभ्रंश में अब देखिए थोड़ा थोड़ा इन्होंने बताया कि जैसे पहले क्या था, हिंदी भाषा जो अपने आदिकाल में था वो सभी बातों में अपभ्रंश के बहुत निकट हुआ करता था। कैसे? जैसे अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। अपभ्रंश में 8 स्वर में अ आ इ ई उ ऊ ए ओ, ये 8 ही स्वर मूल स्वर होते थे। और ये जो 8 स्वर थे इसी में 2 नए जुड़ गए, ए और औ, ये 2 जुड़ गए जिनका मतलब अर्थ हो गया ए और औ। आगे चल के इसमें च, छ, ज, झ, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, वो स्पर्श संघर्षी हो गए। फिर पाली और दंत जुड़ गए। फिर यहाँ पे ढ और ढ व्यंजन नहीं थे। यानी क्या क्या बदलाव आया इसके बारे में नहीं बताया हुआ है यहाँ पे। इसको बहुत ज़्यादा हम डिटेल में आपको इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ाएंगे तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। बस आपको ये देखना है कि कैसे कैसे परिवर्तन आता गया। जैसे मध्यकाल में ध्वनि, व्याकरण तथा शब्द भंडार के आधार पर परिवर्तन आया। पहले आगत ध्वनियाँ हमारे यहाँ पे नहीं होती थी। फिर क, ख, ग, ज, फ, ये 5 रूप नए व्यंजन के आ गए तो ये आगत ध्वनियाँ होंगी। व्याकरण के क्षेत्र में भी 3 बातों के उल्लेख है। हिंदी भाषा व्याकरण के क्षेत्र में पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी, है ना। ये परिवर्तन देखने को मिला। फिर भक्ति आंदोलन के चरम बिंदु पर पहुंचने के बाद तत्सम शब्दों का अनुवाद भाषा में प्रयोग में बढ़ा। इस काल में धर्म की प्रधानता भी हुई। फिर इसी तरीके से आधुनिक काल में क्या क्या परिवर्तन आए, है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सभी बहुत ज़्यादा इसमें आपको, क्योंकि सेम चीज़ आप उसमें देखेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा जब हम भाषा के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ से आपका शुरू होगा प्रथम खंड, पूर्व पीठिका या आदिकाल। तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इस सेशन में करने से पूर्व हम आपको एक चीज़ और भी दिखा दें कि इस तरीके से आपको वन लाइनर फैक्ट भी, जैसे ही हम आदिकाल वाला टॉपिक आपका कराएंगे तो इस तरीके से जब आपको आदिकाल समझा देंगे तो उसमें इन सारे लोगों का उल्लेख किया गया है। तो आपको ये याद होगा कि हाँ, लेखन का पहला प्रयास किसने लेखन का किया, गारसा दत्तासी ने। पुस्तक का नाम क्या था, पुस्तक की लैंग्वेज क्या थी, प्रकाशन का समय क्या था, है ना, और किस क्रम में ये पुस्तक लिखी गई, कौन कौन से कवि इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों पे हमने बहुत अच्छे से काम किया है। और सारा जो है आपको जैसे जैसे हम कराते जाएंगे, जैसे हम आदिकाल करा लेंगे, आदिकाल से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो सारे एक साथ करा देंगे। फिर भक्ति काल का कराएंगे तो भक्ति काल का फैक्ट एक साथ करा देंगे, तो आपको सुविधा होगी और बहुत अच्छे से चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होते चलेंगे। तो आज के लिए इसको यहीं पे करते हैं। 1 घंटे का वीडियो हो गया, लेकिन ये ध्यान रखिए 800 पेज है और पर डे अगर हम लोग 20 से 25 इस तरीके से करते हैं तो मान के चलिए 25 लेक्चर में आपके बहुत अच्छे से पूरे नगेंद्र के 25 घंटा आप दीजिए, 25 से 26 घंटा आपका डॉक्टर नगेंद्र का किताब बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा। और सिर्फ इसी को नहीं करा रहे ना, साथ में आपको सरस्वती पांडे का जो आपका गाइड है उसको भी इसी में ऐड किए हैं। तो दोनों से आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप अपने पास मूल टेक्स्ट रखिए, उससे आप इसको पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।